पुलिस वाले कैदियों को सजा देने के लिए एक सुनसान आइलैंड पर छोड़कर चले जाते हैं। तब उन पर आदिवासियों की नजर पड़ती है। आदिवासी आकर इन लोगों को मारकर कच्चा मांस खाने लगते हैं। फिर अगले दिन एक जमींदार आइलैंड पर घूमने आता है तो उन्हें आदिवासी दिखाई देते हैं। जमींदार अपनी बंदूक निकालकर आदिवासियों पर हमला करने लगता है, जिससे कुछ आदिवासी वहीं पर खत्म हो जाते हैं और कुछ वहाँ से भाग निकलते हैं। भागते भागते आदिवासी एक गाँव में पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें एक महिला जंगल में बढ़ते दिखाई देती है। महिला को देखकर आदिवासियों की भूख जाग जाती है और वह लोग महिला को वहीं मारकर मांस खाने लगते हैं। तभी यहाँ से एक दूध वाला गुजरता है और वह इन लोगों को मांस खाते हुए देख लेता है और चिल्लाते हुए गाँव की तरफ भागकर सीधा मुखिया के पास रुक कर कहता है कि जंगल में आदिवासी रत्ना दीदी को मार कर खा रहे हैं। तो मुखिया पूरे गांव वालों को लेकर उन आदिवासियों को पकड़कर एक पेड़ से बांधकर जिंदा जला देते हैं। लेकिन उनके कबीले में से एक आदिवासी भाग जाता है और एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहा था। लेकिन वह अपनी जान बचाकर इस गांव को छोड़कर एक दूसरे गांव में चला जाता है, जहां वह सुबह मटन की दुकान के पास बैठा था। दुकान वाला आदिवासी से पूछता है भूख लगी है, लेकिन वह ना में सिर हिलता है। तो दुकान वाला फिर से उससे पूछता है काम चाहिए। इस बार आदिवासी हाँ में सिर हिलाता है और उसी दिन से आदिवासी मटन शॉप पर काम करने लगता है। मटन शॉप आउट एरिया में होने की वजह से आदिवासी किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता है और अपनी मेहनत पर ध्यान देने लगा है। इतनी ईमानदारी और लगन के साथ काम करते देख मटन शॉप का मालिक उसकी शादी अपने गांव की एक लड़की से करा देता है और आज पहली बार सभी लोग आदिवासी के मुंह पर प्यार भरी मुस्कान देख पा रहे हैं। शादी हो जाने के बाद आदिवासी यानी कि रेड्डी अपनी पत्नी को घर लाता है और खुशी खुशी रहने लगता है। एक साल बाद रेड्डी के घर पर उसकी पत्नी को एक बच्चा होता है, जो देखकर रेड्डी बहुत खुश होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद किसी बीमारी के चलते उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। रेड्डी अपनी पत्नी की मृत्यु हो जाने से दिन रात रोते रहता है। इसकी वजह से रेड्डी की आंखें खराब हो जाती हैं और उसको मेडिकल टेस्ट करवाने पर पता चलता है कि केवल उसे अब लाल रंग ही दिखाई देगा। इसलिए रेड्डी दिन रात गम में बैठकर पागल सा होने लगता है और इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चला जाता है। एक दिन रेड्डी अपने बच्चे को दूध पिलाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बच्चा दूध नहीं पीता है, जिससे रेड्डी परेशान हो जाता है। परेशान होकर रेड्डी बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन तभी उसका बच्चा रेड्डी का अंगूठा काटकर खून पीने लगता है। तब रेड्डी समझ जाता है कि उसके पूर्वजों का अस्तित्व अभी भी उसके बेटे के अंदर है और उसी दिन से रेड्डी ठान लेता है कि वह लाल रंग के कपड़े पहनने वाली लड़कियों को मारकर उनका खून अपने बच्चों को पिलाएगा। अब अगले दिन से रेड्डी और उसका बच्चा मिलकर लाल रंग पहनने वाली लड़कियों को पकड़कर उनको मारकर कच्चा मांस खाने लगते हैं। लड़कियों की गायब होने की खबर जब पुलिस वालों को मिलती है तो कमिश्नर दिव्या से कहता है ये प्लान तो तुम्हारा ही था कि तुम रेड्डी को पकड़ पाओगी, लेकिन तुमने तो अपने ऑफिसर की ही जान नहीं बचा पाई। और फिर दिव्या खुद ही क्राइम स्पॉट पर जाकर पता लगाने की कोशिश करती है। तब उसको झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है। दिव्या पता लगाने के लिए जैसे ही झाड़ी को साइड करती है तो झाड़ी के पीछे बाप बेटे मरी हुई औरत का गोश्त खा रहे थे। अब दिव्या जैसे ही झाड़ी को साइड करती है तो झाड़ी के पीछे रेड्डी और उसका बच्चा मरी हुई औरत का गोश्त खा रहे थे। ये देखकर दिव्या डर जाती है। दूसरी तरफ दिव्या देखती है कि दो बच्चे उसी मार्क्स के पीछे झगड़ रहे हैं। ये देखकर दिव्या को कुछ याद आता है कि जब वह छोटी थी तो उसके पिताजी को भी यह सेम मार्क्स मिला था और दिव्या के पिताजी इसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगे थे। दिव्या के पिताजी उस मार्क्स को लेकर जाने लगे हैं, लेकिन दिव्या रोकने लगती है। पिताजी आप कहीं नहीं जाइए, आज मेरा बर्थडे है। लेकिन वह दिव्या की एक नहीं सुनते और उस मार्क्स को लेकर चले जाते हैं। दिव्या के पिताजी जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत सारे आदमी थे जो कि फिर से एक नई लड़की गायब हो जाने की रिपोर्ट लिखाने आए थे। दिव्या के पिताजी परेशान होकर जिस जगह से लड़की गायब हुई थी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पहले से ही एक एसआई इन्वेस्टिगेशन करने आया था। दिव्या के पिताजी पूछते हैं तुम लड़की मिसिंग केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो क्या? ये सुनकर एसआई कहता है हाँ सर, एक केस बंद नहीं हो पा रहा है और दूसरा खड़ा हो जा रहा है। फिर उसी रात को एक लड़की सुनसान सड़क से गुजर रही थी, लेकिन रेड्डी और उसका बच्चा आकर लड़की को दबोच लेते हैं और वहीं मारकर उसका खून पीने लगते हैं। अगले दिन यह खबर जब दिव्या के पिताजी को पता चलती है तो वह गाड़ी लेकर सीधा रेड्डी के घर आ जाते हैं और रेड्डी के घर की तलाशी लेने लगे हैं। अब पुलिस वालों को फिर से एक नई लड़की गायब होने की खबर मिलती है और दिव्या के पिताजी गाड़ी लेकर सीधा जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल में जाने के बाद वह सीधा रेड्डी के घर जाकर उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी लेने के बाद दिव्या के पिताजी रेड्डी से पूछते हैं तुम्हारे घर में मैंने देखा इतना सारा शहद कहाँ से आया? तुम मार्केट में शहद बेचते हो? इस पर रेड्डी कहता है हाँ साहब, मैं मार्केट में शहद बेचता हूँ, अगर आप कहो तो 2 बोतल आपको भी दे दूंगा। लेकिन पुलिस वाला ज्यादा बहस न करके वहाँ से जाने लगता है। रेड्डी पुलिस वाले को मारना चाहता था, लेकिन उसको दिखाई न देने की वजह से रेड्डी पुलिस वाले का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अब दिव्या के पिताजी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें वही मार्क्स दिखाई देता है जो कि एक बूढ़ा आदमी पुलिस स्टेशन लाया है। पुलिस वाले मार्क्स की चेकिंग करने के लिए मार्क्स को फॉरेंसिक लैब भेज देते हैं। फॉरेंसिक करने के बाद पता चलता है कि इस मार्क्स पर 16 अलग अलग लड़कियों का खून था। इससे अजीब बात तो ये थी कि डॉक्टर दिव्या के पिताजी को एक बुक देता है जिसमें वही सेम टू सेम मार्क्स का चित्र बना हुआ था। दिव्या के पिताजी उस किताब को पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अलग भाषा में होने की वजह से वह नाकाम हो जाते हैं। इसके बाद दिव्या के पिताजी उस किताब को लेकर एक आदमी के पास जाते हैं और उस आदमी से इस अजीब किताब को पढ़ने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।